प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड EFM का फर्स्ट पेपर है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध। MDS यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं बीकॉम पार्ट सेकंड के, उनके लिए वित्तीय प्रबंध जो अपना पेपर फर्स्ट है, करंट रेशो सिलेबस में है, अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस अपने सिलेबस में है। और मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ EFM, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद में कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत रेशो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण। ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर हैं और परीक्षा की दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीकॉम पार्ट सेकंड EFM का जो फर्स्ट पेपर वित्तीय प्रबंध है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हमारे यहाँ पर कई प्रकार के रेशो दे रखे हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात वे अनुपात होते हैं जो किसी भी व्यावसायिक संस्था की अल्पकालीन जो वित्तीय स्थिति है उसका विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये अल्पकालीन जो वित्तीय स्थिति है उसका विश्लेषण करते हैं। इनमें मुख्य रूप से पहला जो रेशो है वह है करंट रेशो, चालू अनुपात। करंट रेशो चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध को दर्शाता है। और यदि इसको हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां अपॉन चालू दायित्व। सामान्यतः कहा जाता है कि किसी भी व्यवसाय की जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता है उसके अंतर्गत चालू अनुपात जो आदर्श की स्थिति है वह 2:1 होना चाहिए, यानी कि 2:1 होना चाहिए। 2:1 का मतलब है कि चालू संपत्तियां 2 रुपये के बराबर हैं और चालू दायित्व आपके 1 के हैं। तो इस प्रकार से चालू दायित्व भुगतान करने के लिए संस्था के पास में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस संस्था की जो अल्पकालीन वित्तीय स्थिति है काफ़ी सुदृढ़ है। यदि संस्था को कोई घाटे की स्थिति भी होती है तो भी हम चालू जो संपत्तियां हैं उनसे हम चालू दायित्वों का भुगतान आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि चालू संपत्तियां किसे कहते हैं, चालू दायित्व से आप क्या समझते हैं। तो चालू संपत्तियां सामान्यतः वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय की सामान्य दशा में एक निश्चित अवधि सामान्यतः 1 वर्ष में अपना रूप बदलती रहती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि चालू संपत्तियों की जो प्रवृत्ति है वो नकद में परिवर्तित होने की होती हैं, यानी कि वे संपत्तियां जो वर्ष के दौरान अपना रूप बदलती रहती हैं। जैसे डेटर्स हैं, उनसे यदि पैसा वसूल हो जाता है तो मैंने बात तो कैश में ट्रांजैक्शन हो गया और कैश को यदि आपने बैंक में जमा करी तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो चालू दायित्व हैं, चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो वर्ष के दौरान सामान्यतः जो 1 वर्ष की अवधि है वो भी अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या बिल्स पेबल्स हैं या क्रेडिटर्स हैं। यदि आपने बिल्स पेमेंट बिल्स रिसेबल्स हैं बिल्स से जो पेबल्स हैं, देय विपत्र हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, ये सब चीज़ें कुछ चालू दायित्व अंदर आते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चालू दायित्व हम क्रेडिटर्स को सम्मिलित कर सकते हैं, बिल्स से जो पेबल्स हैं, देय जो विपत्र हैं उनको सम्मिलित कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अल्पकालीन जो ऋण हैं, शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं उनको सम्मिलित करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हैं जो अभी खर्च नहीं किए हैं बल्कि खर्च होने हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं। इनकम टैक्स जो पेबल हैं या उसका जो देय आयकर है उसको भी हम सम्मिलित करते हैं। अनक्लेम जो डिविडेंड हैं या टैक्स प्रोविजंस जो हम करते हैं या प्रपोज डिविडेंड है उसको कुछ व्यक्ति जो है प्रपोज डिविडेंड को भी हम करंट लायबिलिटी मान सकते हैं। इसके अलावा जो करंट एसेट्स हैं, चालू संपत्तियां हैं, उनमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक हैं, डेटर्स हैं, BR हैं, डेटर्स हैं, स्कंद है, क्लोजिंग स्टॉक इसको कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, अल्पकालीन जो विनियोग हैं, या मार्केटिंग जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, एडवांस पेमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें
करंट एसेट्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो एक एग्जांपल यदि हम लें, सपोज करिए किसी संस्था में टोटल जो करंट एसेट्स हैं वो 50,000 की हैं, 50,000 रुपये की हैं, और टोटल जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 25,000 रुपये की हैं। तो यदि आपको इसका अनुपात निकालना है तो 50,000 बटे 25,000 यानी कि 2:1 का अनुपात आएगा, और ये अनुपात आदर्श की स्थिति है, यानी कि संस्था में जो चालू संपत्तियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए किसी संस्था की जो कैश इन हैंड 10,000 रुपये है, कैश एट बैंक 5,000 रुपये का है, और डेटर से मान लीजिए आपके 20,000 रुपये के हैं। बिल्स जो रिसीव्स हैं वो आपके 10,000 रुपये के हैं, और मान लीजिए आपके जो क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का है, और ये टोटल मान लीजिए आपका 60,000 रुपये करीब होता है। और लायबिलिटीज जो हैं आपकी, जिसमें आप क्रेडिटर सम्मिलित कर सकते हैं, बिल्स पेबल से हैं, या मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब मिला के मान लीजिए आपके 30,000 होते हैं। तो आप करंट एसेट्स मान लीजिए 60,000 रुपये की हैं, और करंट लायबिलिटीज आपके 30,000 रुपये के हैं, तो आपको 60,000 बटे 30,000 यानी कि इसमें भी 2:1 का रेशो आएगा। और मान लीजिए आपकी करंट एसेट्स 30,000 रुपये की हैं, और करंट लायबिलिटीज़ भी आपकी 30,000 रुपये की हैं, तो 30,000 बटे 30,000 तो 1:1 का रेशो आएगा, जिसको कि करंट रेशो 1:1 को आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती है। तो करंट रेशो के बाद लिक्विडिटी रेशो में दूसरा जो अनुपात है वो आपका आता है, जिसको कि अपन कह सकते हैं तरलता त्वरित लिक्विडिटी रेशो या क्विक रेशो। त्वरित अनुपात किसी व्यवसाय द्वारा उसके दायित्व को तुरंत चुकाने की जो कैपेसिटी है उसका मूल्यांकन करने के लिए त्वरित अनुपात का ज्ञात किया जाता है। त्वरित अनुपात जो है इसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, आल्म परख अनुपात भी इसको कहा जाता है। तो तरलता अनुपात को निकालने का जो फॉर्मूला है वह इस प्रकार से होगा कि क्विक रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब जो आपकी टोटल करंट एसेट्स हैं उनमें से यदि हम स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दें तो आपके क्विक एसेट्स आ जाएंगी, या हम इसको तुरंत संपत्तियां जो हैं वो आ जाएंगी। यानी कि जो टोटल करंट एसेट्स हैं, जो करंट रेशो निकालने के लिए जो टोटल करंट एसेट्स काम में लेते हैं, उसमें से यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपकी जो क्विक एसेट्स हैं या जो लिक्विड एसेट्स हैं उनमें यदि हम टोटल करंट लायबिलिटीज़ का भाग दे दें तो ये आपका आ जाएगा क्विक रेशो या लिक्विड रेशो। और ये आदर्श अनुपात होता है 1:1 का, यानी कि संस्था के दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल कोष उपलब्ध हैं, यानी कि जितनी लायबिलिटीज़ हैं उतने हम तुरंत उनका भुगतान कर सकते हैं। और इसमें चूँकि इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हम सम्मिलित नहीं करते हैं, तो वास्तव में किसी भी संस्था के अंतर्गत इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक बैलेंस शीट दे रखी है, और उस बैलेंस शीट के अंतर्गत आपका है कि एसेट साइड में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000 रुपये की है, स्टॉक आपका 36,000 रुपये का है, सन्नी डेटर से मान लीजिए आपके 27,000 रुपये के हैं, कैश इन हैंड मान लीजिए आपका 6,840 रुपये हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेज आपके 2,160 रुपये हैं। और मान लीजिए आपकी जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट में, उधर देखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 72,000 रुपये हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि जो प्रॉफिट है वो 18,000 रुपये का है, डिवेंचर्स आपके 45,000 के हैं, सन्डी जो क्रेडिटर्स हैं मान लीजिए 70,200 रुपये के हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्सेस आपके 1,800 रुपये के हैं। तब आपको करंट रेशो और करंट रेशो के साथ में लिक्विड रेशो भी ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पूर्व बताया है कि करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो बैलेंस शीट में चीज़ें दे रखी है वो उसमें कौन सी करंट एसेट्स हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी करंट एसेट्स नहीं है, ये स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो इसको हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। स्टॉक है
आपको पूर्व में बताया गया है कि स्टॉक करंट एसेट्स हैं, तो इसको हम सम्मिलित करेंगे। सनी डेटर्स भी करंट एसेट्स हैं, कैश इन हैंड ये भी करंट एसेट्स हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस ये भी चालू संपत्तियां हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो करंट एसेट्स आपकी हुई वो स्टॉक प्लस डिवेंचर डेटर्स प्लस कैश इन हैंड और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज अपॉन हम करेंगे करंट लायबिलिटीज। अब इस बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल करंट नहीं है, ये फिक्स्ड लायबिलिटीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी नहीं आएगा, डिवेंचर भी नहीं आएंगे। इसमें आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसको भी हमने करंट लायबिलिटी माना है। तो इस प्रकार से इसका जो रेशो आया वो आया 72,000 बटे 72,000, यानी कि 1:1, जो कि एक आदर्श की स्थिति नहीं है, क्योंकि करंट रेशो में आदर्श की स्थिति आपको बताई थी 2:1 होना चाहिए। इस स्थिति में ये 1:1 आ रहा है, जो कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो लिक्विड रेशो है, एक्टिव रेशो हम निकालते हैं, उस करंट जो एसेट्स हैं उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं। अब चूंकि इसमें केवल स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है इस एग्जांपल में, तो हम जो टोटल करंट एसेट्स हैं आपके 72,000 रुपये की, उसमें जो स्टॉक 36,000 रुपये इधर का वो माइनस कर देंगे। तो अब आपके जो और प्लस जो प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस में दे रखे हैं 2,160 रुपये के, वो भी हम माइनस करेंगे। तो ये आपके आ जाएंगे 33,840। और टोटल जो करंट लायबिलिटीज हैं जो पूर्व में भी आपको बताई थी 72,000 रुपये की हैं, वो दिखाएंगे तो ये आ जाएगा का 0.47:1, जो कि 1:1 से ये भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आप उस कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है या अल्पकालीन जो वित्तीय स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि इसका करंट रेशो जो 2:1 है उसके स्थान पर 1:1 है, और क्विक रेशो जो 1:1 होना चाहिए उसके स्थान पर 0.47:1 है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो इतना ही कि आज हमने पढ़ा है करंट रेशो और क्विक रेशो। थैंक यू, धन्यवाद।